झारखंड बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये चर्चा तेज हुई कि अब प्रदेश के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, क्योंकि संगठन का परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी अच्छा नहीं रहा। अब इसके लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो दो प्रमुख नामों पर चर्चा हो रही है। पहला नाम तो कार्यकारी अध्यक्ष, वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी का है, जो इसलिए बागी होने से उन्होंने इनकार कर दिया था विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। दूसरी तरफ पूर्व के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी अब चुनाव हार चुके हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें संगठन का दायित्व सौंप दिया जाए। अब देखना है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन आगे निकल पाता है। लेकिन इतना तो तय है कि नया साल आते आते प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष जरूर मिल जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मोहन यादव कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक भोपाल के वल्लभ भवन में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो निवेश को लेकर सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में एक रीजनल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इसके अलावा जो विदेश दौरा था निवेश को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का, उसको लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके अलावा नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी के उपकरण उत्पादन को लेकर पार्क विकसित किया जा रहा है। उसके लिए 442 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उसी कड़ी में आज कई सड़कों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास, जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, वहाँ 2 लेन है, हम उसको 4 लेन करके पेवर, शोल्डर और नए निर्माण के कार्य लगे 701 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं। कोशिश ही हम करेंगे। आज की बैठक में शराब नीति के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इस समिति में पुराने सदस्यों के अलावा मंत्री गोविंद सिंह का नाम भी जुड़ गया है। शराब नीति के लिए मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी बनती है हमेशा, और पिछले साल बनी थी। उसमें जगदीश देवड़ा जी, उदय प्रताप सिंह जी और निर्मला भूरिया जी तीनों थी। इस बार वही कमेटी कंटिन्यू कर रही है, पर उसमें एक मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी को और जोड़ दिया गया है। और कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। देहरादून में आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन करते हुए सचिवालय कूच किया। बड़ी बात यह थी कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने युवा कांग्रेस के नेताओं और साथ ही कांग्रेस संगठन के नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया। इस प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और कांग्रेस संगठन के नेता देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड पर इकट्ठा हुए, जहां कांग्रेस ने अपनी एकजुटता भी दिखाई, जहां से ये प्रदर्शन सचिवालय कूच में तब्दील हो गया। इस प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने छात्र संघ चुनाव और साथ ही नौकरी के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं कांग्रेस संगठन के नेताओं ने निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं देहरादून पहुंचे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है, जबकि उन्हें केवल अडानी की चिंता है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। 2025 के महाकुंभ की तैयारियों में तेजी अब दिखने लगी है। महाकुंभ के इतिहास में पहली बार 30 पॉन्टून पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 4 पॉन्टून पुल अब बनकर तैयार हो चुके हैं और उसमें आवागमन भी चालू हो गया है। जो भी सामान महाकुंभ में लगने के लिए यहाँ पर आता था, पहले वो झूसी पुल से होते हुए यहाँ पर आता था संगम में, और तब बहुत देर हुआ करती थी। अब 4 पॉन्टून पुल बन जाने के बाद कार्य में और भी तेजी आ गई है, और जो भी सामान महाकुंभ में लगने के लिए ट्रकों द्वारा आ रहा है वो पॉन्टून पुल से ही आ जा रहा है। अब 2025 में यही 30 पॉन्टून पुल से
श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे और इस पार से उस पार इसी पाउंटन पुल से जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ मैं राजकुमार, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम नगरी में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सभी श्रद्धालु संगम में डुबकी भी लगाएंगे। ऐसे में अगर किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई हादसा होता है, यानी वो पानी में डूबने लगता है, तो अब प्रशासन की तरफ से आएगा रोबोटिक लाइफ सेवर बॉय। जी हाँ, पानी के भीतर जाएगा और खुद श्रद्धालुओं की जान बचा करके रोबोटिक लाइफ सेवर बॉय आएगा। एक रोबोटिक लाइफ सेवर बॉय की कीमत 8 लाख रुपए है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी एक रोबोटिक लाइफ सेवर बॉय का डेमो किया गया है। एक रोबोटिक लाइफ सेवर बॉय पानी के भीतर करीब 1.5 किलोमीटर तक तैर सकता है और 140 किलो से ज़्यादा वजन के व्यक्ति को पानी से भीतर खींचकर ला सकता है। यानी कि श्रद्धालुओं की जान बचाने के लिए अब पुलिस प्रशासन गोताखोरों के साथ साथ रोबोटिक लाइफ सेवर बॉय भी महाकुंभ में मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। राजस्थान में योजनाएं बदलने का चलन पुराना रहा है। इसी चलन पर मौजूदा सरकार यानी भजनलाल सरकार चल पड़ी है। अशोक गहलोत की सरकार में जो योजनाएं लाई गई थी, उनको मौजूदा सरकार यानी राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बदलने का फैसला लिया, जिनमें से एक योजना है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। इस योजना का बजट लगभग 100 करोड़ बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इसके बदले में मुख्यमंत्री भजनलाल राजस्थान को नई योजनाओं की सौगात देंगे। हालांकि ये पहली कोई योजना नहीं है जिसको मौजूदा सरकार के द्वारा बदला गया है। इससे पहले भी कई योजनाएं थी जिनको लेकर विरोध भी हुआ, जिनमें से एक राजीव गांधी मित्र कार्यक्रम था, जिसको लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसान धरना दे रहे थे, जिसके बाद कल नोएडा पुलिस ने किसानों को उठाकर नोएडा गौतम नगर की लुक्सर जेल में भेज दिया था। जिसके बाद आज किसानों ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पोस्ट पर महापंचायत की थी, जिसके बाद अब लगभग सभी किसानों को जो है पुलिस ने रिहा कर दिया है। वही किसानों का दूसरी तरफ कहना है कि अब हमारा धरना जो है वहीं से वापस शुरू होगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, लगातार हमारा धरना जारी रहेगा। धरना जब हमारा खत्म हुआ था, वहीं से धरने को हम फिर से शुरू करेंगे। इंदौर में आज सकल हिंदू समाज के बैनर तले एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ था, जिसमें कि लाल बाग से रैली निकाल कर कलेक्टर ऑफिस तक गई और वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के प्रति अत्याचार को सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर बंद करवाए। संगठन ने दुकानदारों से और शैक्षणिक संस्थाओं से भी अपील की थी कि वह आधे दिन का अवकाश रखें, जिसके चलते ज़्यादातर दुकानें आधे दिन बंद देखी गई। बगैर किसी दबाव के लोगों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रही। ये एक उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि इस तरह की रैलियों का असर बांग्लादेश में आतताइयों पर होगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारत सरकार को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। महाराष्ट्र के भीतर पिछले 2 हफ्ते से चल रहा सियासी ड्रामा समाप्त हो गया। आज महायुति के तीनों प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने नई सरकार बनाने का दावा राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल के सामने पेश कर दिया, जिसके बाद राज्यपाल ने 5 तारीख को शाम 5:30 बजे शपथ के लिए नई सरकार को बुलाया है। नई सरकार को बनते समय प्रधानमंत्री खुद साक्षी बनेंगे और इसके साथ साथ तमाम सारे अलग अलग प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर रहेंगे। लेकिन सबसे प्रमुख सवाल है, जिस पर देर रात तक फैसला होगा, कि आखिर इस नई सरकार में शपथ कौन कौन लेगा।
अजीत पवार ने ये कहकर साफ कर दिया कि वो तो शपथ ले रहे हैं, शिंदे के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है। अब एकनाथ शिंदे रात तक फैसला करेंगे कि क्या वो भी मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे क्या, क्योंकि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ नई सरकार में लेने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से कहा है कि वो शिवसेना के विधायकों के लिए, शिवसेना को सरकार में सक्रिय सहभागिता के लिए उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हों, इस तरीके की रिक्वेस्ट की है और एकनाथ शिंदे ने उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कल जब शपथ ग्रहण शुरू होगा तो उस समय में शिवसेना, अजीत पवार और बीजेपी की पार्टी से कौन कौन लोग देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।